ठीक है, ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसके वजह से हम लोग कुछ सीरीज में इसको ठीक है बांट दिया जा रहा है, ठीक है ना, ताकि आप लोग देखने में सुविधा हो सके। कोशिश कीजिए एग्जाम से पहले इसको देख लें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ठीक है, सूचीवन सूची को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए, ठीक है ना। आप देखिए हड़प्पा है ना, रावी नदी किनारे तट पे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, ठीक है, ठीक है, लोथल भोगवा नदी, और रोपड़ क्या हुआ, सतलज नदी, रोपड़ सतलज नदी, ठीक है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं हमें। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, सही इसका, ठीक है, ये सही हो जाएगा इसका, ठीक है। डिस्कशन का देखते हैं हम लोग है ना। ठीक है, देखिए हड़प्पा रावी नदी है ना, हड़प्पा रावी नदी, ठीक है, कालीबंगा घग्गर नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी, लोथल भोगवा नदी, और रोपड़, ठीक है, ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। कुछ इसके अलावा देखते हैं, जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज है ना, ये प्रथम स्थल है, ठीक है ना, 1921 में खोज किया गया था इसका, ठीक है ना। कालीबंगा से जोता हुआ खेत का प्रमाण मिलता है, कालीबंगा से जोता हुआ खेत का प्रमाण मिलता है, और लोथल से, ठीक है, बंदरगाह का प्रमाण मिलता है, लोथल से है ना बंदरगाह का प्रमाण मिलता है, और रोपड़ से है ना, रोपड़ से है ना मालिक के साथ कुत्ते का दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। याद रखिएगा, रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते का दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। वीडियो लंबा बन जाने का इसको सीरीज में बांट दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आप लोग देखने में सुविधा हो सके, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए एग्जाम से पहले सारा वीडियो को देख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ना, कि महात्मा बुद्ध के, ठीक है, संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक है, सही है। उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी सही है, ठीक है। उन्हें वैदिक धर्म का, ठीक है, आविष्कार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ठीक है ना, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, कुछ इसके अलावा कुछ फैक्ट देखते हैं हम लोग हैं, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति पूर्णिमा के दिन में हुआ था, ठीक है, जो बौद्ध संबोधन कहलाता है, ठीक है, जो बौद्ध है ना में संबोधि कहलाता है। याद रखिएगा है ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन में हुआ था, जो बौद्ध संबोधि कहलाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा, ठीक है ना, बौद्ध धर्म की स्थापना किया गया था, महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना किया था, और कर्मकांडी यज्ञ प्रधान जाति प्रथा आदि का विरोध किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ना, कि अद्वैत दर्शन, ठीक है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है, अद्वैत दर्शन का संस्थापक कौन है, तो याद रखिए शंकराचार्य है, ठीक है ना, अद्वैत दर्शन का शंकराचार्य होगा, ठीक है। इसका डिस्कशन थोड़ा देखते हैं हम लोग हैं, ठीक है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन सा हो जाएंगे, शंकराचार्य होंगे, ठीक है ना, और शंकराचार्य ज्ञान मार्गी थे, ठीक है। इन्होंने, ठीक है, मायावाद का खंडन किया था, मायावाद का खंडन किया था, किसने, शंकराचार्य ने मायावाद का खंडन किया था, ठीक है। रामानुजाचार्य ने, ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का क्या किया था, ठीक है ना, प्रतिपादन किया था। और माधवाचार्य वे द्वैतवाद का प्रतिपादक किया था, माधवाचार्य द्वैतवाद का प्रतिपादक किया था, ठीक है। और अचित्य, ठीक है ना, अचिंत्य, ठीक है, भेद, ठीक है, भेदभाववाद का प्रवर्तक थे, याद रखिएगा, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना, चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा नरसिंहवर्मन प्रथम ने। किसने करवाया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है ना। इसका डिस्कशन देखते हैं हम लोग हैं। ठीक है, डिस्कशन देखिए महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है ना। रथ मंदिर को, ठीक, याद रखिएगा तट मंदिर भी कहा जाता है। रथ मंदिर को तट मंदिर को, ठीक है ना, रथ मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए महाबलीपुरम के रथ मंदिर का, है ना, निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था, बता चुके थे। रथ मंदिर, ठीक है, रथ मंदिर को, ठीक है, तट मंदिर, याद रखिए रथ मंदिर को तट मंदिर भी कहा जाता है। इसे, ठीक है, एकाश्वक, ठीक है, मंदिर भी कहा जाता है। रथ मंदिर को याद रखिएगा सतपैगोड़ा भी कहा जाता है। रथ मंदिर को सतपैगोड़ा भी कहा जाता है। नरसिंहवर्मन प्रथम, ठीक है, पल्लव वंश के महानतम शासक थे। याद रखिए नरसिंहवर्मन प्रथम जो थे ये पल्लव वंश के थे। अब पल्लव वंश के क्या थे? महानतम शासक थे। ठीक है, इन्हें महामल्ल भी कहा जाता है। इन्हें महामल्ल भी कहा जाता है। महामल्ल क्या हुआ? इनका उपाधि हुआ। महामल्ल क्या हुआ? इनका उपाधि हुआ। ठीक है ना। नरसिंहवर्मन प्रथम, ठीक है, याद रखिएगा वातापी कौंड की उपाधि धारण किया था। नरसिंहवर्मन प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो याद रखिए वातापी कौंड की उपाधि धारण किया था। पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहवर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में क्या किया? पराजित किया था। याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहवर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग बताता है। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि किस सुल्तान ने, ठीक है, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का 5वें मंजिल का निर्माण किया था? ठीक है, 5वें मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने किया था? याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, देखते हैं इसका डिस्कशन थोड़ा सा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने, है ना, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। ठीक है, देखिए याद रखिएगा बिजली गिरने से, ठीक है ना, बिजली यानी कि, ठीक है, तड़ित गिरने से कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गया था। क्या हुआ था? क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था, पहले पता आप लोग को है। ठीक है, कुतुब मीनार को पूरा, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है ना, सिकंदर शाह लोदी ने भी कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया था। ठीक है ना, और सौंदर्यकरण भी करवाया था। कुतुब मीनार को भारत में, ठीक है, इस्लाम विजय का प्रतीक माना जाता है। याद रखिएगा कुतुब मीनार जो है ना, भारत में इस्लाम विजय का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। ठीक है, 39वां क्वेश्चन हम लोग का है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, ठीक है, पानीपत का युद्ध 26, एक ट्रिक है याद रखिएगा, पान खा चांद घर जा। ठीक है ना, एक ट्रिक याद रखिएगा। घर जा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पान खा चांद घर जा। ठीक है ना, पास हो गया पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानीपत का युद्ध, खा से खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चा से चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध। ठीक है ना, और घा से हो गया घाघरा का युद्ध। ठीक है, घर से घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध हो गया। ठीक है, क्रम इसी प्रकार देख लेंगे हम लोग हैं। ठीक है, ठीक है, क्रम इसी प्रकार देख लेंगे हम लोग हैं। ठीक है, 1526, ठीक है,
27, ठीक है, 28, 29, ठीक है ना। क्रम मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये चंदेरी का युद्ध जो सुमिलित नहीं है, ठीक है, चंदेरी की युद्ध जो सुमिलित नहीं है, ठीक है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं हम लोग हैं। जो ट्रिक बताए थे याद रखिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला, ठीक है। जो ट्रिक बताए वो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग का, ठीक है। चंदेरी का युद्ध 1530 के युग में सम्मिलित नहीं था, ये कब हुआ था? 28 में हुआ था। पानखा चांदगढ़ झा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। चंदेरी का युद्ध बाबर की ओर, ठीक है, शेरशाह, है ना, शेरशाह भाग लिया था। चंदेरी के युद्ध में बाबर की ओर से शेरशाह ने भाग लिया था। और खानवा के युद्ध, देखिए खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है। जो खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। और युद्ध, ठीक, याद रखिएगा, इस युद्ध से भारत में मुगल वंश का राजनीतिक अस्थायित्व हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेजों का फोर्ट विलियम, ठीक है। अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम ये कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कोलकाता में। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है, ठीक है। फोर्ट विलियम की स्थापना 1690 के दशक के अंतिम चरण में किया गया था। 1700 ईस्वी में, ठीक है, आधिकारिक तौर पर, ठीक है, 1700 ईस्वी में आधिकारिक तौर पर, ठीक है, किंग विल्सन तृतीय के नाम पर, ठीक है, किंग विल्सन तृतीय के नाम पर, ठीक है, इसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया था, ठीक है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, याद है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ठीक है, 1800 में, कब? 1800 में किया गया था, ठीक है ना। और चार्ल्स अय्यर फोर्ट, ठीक है ना, विलियम प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना, विलियम प्रथम अध्यक्ष थे। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर कलकत्ता का नाम, ठीक है, याद रखिए, कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा था, याद रखिएगा। सॉरी, ठीक है, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम पर कब्जा कर कलकत्ता का नाम क्या है? अलीनगर 1756 में रखा था। इसके अलावा सेंट जॉर्ज किला का मद्रास में स्थित है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है। इसका डिस्कशन देखते हैं हम लोग है, ठीक है। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, सॉरी, ठीक है, गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया था, ठीक है ना। इस सोसाइटी के सक्रिय सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, इस सोसाइटी का सक्रिय सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु, ठीक है, एमजी क्या थे? रानाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले गुरु कौन थे? एमजी रानाडे थे, ठीक है ना। एमजी रानाडे वृत्ति से, ठीक, याद रखिएगा, न्यायाधीश थे, ठीक है ना, पेशा से क्या थे? न्यायाधीश है। और महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का, याद रखिए, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ठीक है ना। सरोजनी नायडू ने, ठीक है, याद रखिए, सरोजनी नायडू ने इरविन और महात्मा गांधी को दो महात्मा कही थी, याद रखिए, सरोजनी नायडू ने किसका? इरविन को और महात्मा गांधी को दो महात्मा कहा था। और गांधी इरविन समझौता संदर्भ में, ठीक है, जब गांधी इरविन समझौता हुआ था उस संदर्भ में क्या हुआ था, है ना, सरोजिनी नायडू क्या हुआ था, क्या कहते हैं, महात्मा गांधी और इरविन को, ठीक है, दो महात्मा की उपाधि दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र है ना वंदे मातरम के संपादक थे, ठीक है, वंदे मातरम के संपादक कौन थे, तो याद रखिएगा है ना मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, कौन, मैडम भीकाजी कामा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो डिस्कशन देख लेते हैं इसका हम लोग है ना, ठीक है। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में, ठीक है, 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना किया था। इंडिया हाउस भारत का विदेश में सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था, याद रखिएगा, इंडिया हाउस भारत का, ठीक है ना, विदेश में सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था। लाला हरदयाल गदर पार्टी का स्थापना 1913 में किया था, ठीक है, याद रखिए, लाला हरदयाल गदर पार्टी का स्थापना कब किए थे, 1913 में किए थे। और मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है, याद रखिएगा, भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। इन्होंने 1907 में, ठीक है ना, स्टुगार्ड में झंडा फहराया था। किसने, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ड में झंडा फहराया था, ठीक है ना। अब विदेशों में झंडा फहराने वाली प्रथम भारतीय कौन थी, तो मैडम भीकाजी कामा थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ है, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन देख लीजिएगा आप लोग, है ना। देखिए, वो सारथी ने एक बैंक में, ठीक है, 3125 जमा किए, जिसमें बैंक द्वारा, ठीक है ना, 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने, ठीक है ना, 5 साल के लिए, ठीक है ना, बैंक में रखा है तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। डिस्कशन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इसका डिस्कशन है, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था, ठीक है, सबको जानता है, कैबिनेट मिशन, ठीक है, कौन आया था, कैबिनेट मिशन आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत कौन आया था, कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन क्या हुआ था, है ना, कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन अपना प्रस्ताव 16 मई 1946 में प्रकाशित किया था। कैबिनेट मिशन अपना पहला प्रस्ताव 16 मई 1946 को क्या हुआ था, प्रकाशित किया था। इसमें 3 महत्वपूर्ण बात कही गई थी, ठीक है, 3 महत्वपूर्ण बात कही गई थी। कौन कौन सा थे, कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, ठीक है ना, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है, संविधान सभा गठन की प्रक्रिया की बात की गई थी इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। 3 महत्वपूर्ण बात कैबिनेट मिशन जो आया था वो 3 महत्वपूर्ण बात किए थे। 3 महत्वपूर्ण बात कौन कौन से थे, तो अंतरिम सरकार गठन किया जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान को मांग को ठुकरा दिया गया था, और संविधान सभा का गठन की प्रक्रिया की बात कही गई थी, ठीक है ना। इसके अलावा देखते हैं कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष, ठीक है, सर पैट्रिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, पूछा जाता है, सर पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है। क्रिस मिशन 1942 में आया था, ठीक है। सामन कमीशन ये 8 नवंबर 1927 को सृजन किया गया था, और वेबल योजना ये 1945 में लाया गया था, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि केंद्र में, ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। डिस्कशन देखते हैं इसका थोड़ा हम लोग, ठीक है। ठीक है, देख लीजिए, केंद्र सरकार है ना, केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था, 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था, ठीक है। भारत शासन एक्ट 1935 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था
कि धर्म, जाति, ठीक है, जनजातियों से संबंधित विषयों, ठीक है, रक्षा एवं विदेश मामलों पर, ठीक है, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद ही कानून बना सकते हैं। 1935 के शासन एक्ट के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन क्या किया, समाप्त किया गया था। ठीक है, राज्यों में द्वैध शासन 1935 शासन का अधिनियम क्या है, समाप्त किया गया था। और 1919 के भारतीय शासन एक्ट के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन क्या किया था, लागू किया गया था। याद रखिएगा, है ना है ना। 1935 के शासन एक्ट द्वारा राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था और 1919 के भारतीय शासन अधिनियम राज्यों में द्वैध शासन को क्या किया था, लागू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा बंगाल में द्वैध शासन 1965 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है ना। कब से कब तक चला था, तो 1765 से 1772 तक चला था। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ठीक है ना, कि भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, देखते हैं इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं होना। ठीक है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं होना। ठीक है, ये गणतंत्र नहीं है भारत में, इसका तात्पर्य है। ठीक है ना, इसका डिस्कशन थोड़ा देख लेते हैं हम लोग हैं। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होना। गणतंत्र का अर्थ है देश के प्रमुख जनजातियों द्वारा, ठीक है, प्रमुख जनजातियों द्वारा, जनता द्वारा, ठीक है ना। गणतंत्र का अर्थ है देश के प्रमुख, ठीक है, जनताओं द्वारा चुना जाता है। ठीक है ना, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि जनताओं द्वारा राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रपति को, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। विश्व का प्राचीनतम गणराज्य लिच्छवी थी। याद रखिएगा, विश्व का प्राचीनतम जो गणराज्य था क्या हुआ, लिच्छवी थी। ठीक है ना। और भारतीय संविधान में गणतंत्र फ्रांस से लिया गया था। याद रखिएगा, भारतीय संविधान, है ना, में गणतंत्र कहाँ से, फ्रांस से लिया गया था। और वर्तमान में, याद रखिए, वर्तमान में फ्रांस विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पुराना गणतंत्र कौन है, तो फ्रांस हो जाएगा। वर्तमान में फ्रांस विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधी है। ठीक है, संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर कैसे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, डी। ठीक है ना। और बहुत ही मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है, तो अनुच्छेद 24 है। ठीक है, इसे बोला गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में काम करने पर प्रतिषेध है। ठीक है, 17 पे अस्पृश्यता का अंत हो गया। ठीक है, 18 उपाधियों का अंत हो गया। और 23 में, ठीक है ना, 23 में, है ना, बलाश्रम पर थी, 23 में बलाश्रम पर रोक किया गया है। ठीक है, इसका डिस्कशन थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 24 में बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 24 में लिखी गई है 14 से कम उम्र के बालकों को क्या करता है, खतरनाक कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता, वो कल कारखाने वगैरह में नहीं लगाया जा सकता है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23, ठीक है, बलाश्रम एवं मानव दुर्व्यवहार दंडनीय अपराध कहा जाता है। याद रखिए, अनुच्छेद जो 23 है, बलाश्रम या मानव दुर्व्यवहार दंडनीय अपराध माना जाता है। ठीक है ना। अनुच्छेद 18 है, उपाधियों या वंशागुत को निश्चित किया गया है। और अनुच्छेद 17 द्वारा है, सबको पता है, वह छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत इसमें निषेध किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। ठीक है, वो रहा है निम्नलिखित कौन, है ना, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार, किस प्रकार का प्राधिकार राष्ट्रपति को, है ना, ये प्राप्त है। ठीक है, पहला हो गया औपचारिक और दूसरा होगा संवैधानिक व नाममात्र का। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4।
ठीक है, याद रखिएगा। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है ना। तो पहला हो क्या हो जाएगा, औपचारिक, ठीक है, या विधिक अधिकार, और दूसरा हो जाएगा संवैधानिक और नाममात्र का अधिकार, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 2 और 4, ठीक है। डिस्कशन देखते हैं इसका हम लोग। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में, ठीक है, अनुच्छेद 53 में, ठीक है, कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होगा का उल्लेख है। याद रखिए, कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होगा का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है, यानी कि पद का उल्लेख 52 में किया गया है। 74, ठीक है, 74 में, अनुच्छेद 74 में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को, ठीक है, स्वविवेक अधिकार दिया गया है, यानी कि विवेकाधिकार किसमें दिया गया, विवेकाधिकार की शक्ति किसमें दिया गया है, 74 में दिया गया है, ठीक है। और उसे छोड़कर शेष कार्यों का मंत्रिपरिषद, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद को सलाह से कार्य करेंगे, जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। ये मैथ का है, ठीक है। ये मैथ का है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये, ठीक है, मैथ का इसको बना लीजिएगा, इसका डिस्कशन दिखा दे रहे हैं, ये डिस्कशन है आप लोग है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, मैथ का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो, ठीक है, विधान परिषद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद किस साधारण विधेयक को, ठीक है ना, विधान परिषद किस साधारण विधेयक को, किसी साधारण विधेयक को, ठीक है, निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है, किस अवधि तक क्या कर रोके रख सकता है, ठीक है ना। विधान परिषद का बात कर रहा है, तो कितना, तो 4 माह हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 4 माह हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं इसका डिस्कशन क्या है, ठीक है। ठीक है, देखिए, विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक 3 माह, ठीक है, याद रखिएगा, विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक 3 माह के अंदर पारित कर भेजना पड़ता है, ठीक है ना। और विधान परिषद को 1 माह के अतिरिक्त समय दिया जाता है, विधान परिषद को 1 माह का अतिरिक्त समय दिया जाता है। यदि अतिरिक्त समय 1 माह समय से भी नहीं पारित कर भेजता है तो दोनों सदनों द्वारा क्या होता है, उसे पारित माना जाता है, ठीक है ना। 3 माह प्लस 1 कितना हो गया, 4 माह हो जाता है। विधान परिषद धन विधेयक को, याद रखिए, धन विधेयक को राज्यसभा की तरह ही केवल 14 दिन तक रोक सकता है। जो विधान परिषद है, ठीक है ना, वो राज्यसभा की तरह धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक के क्या रोक सकता है, ठीक है ना, है ना। राज्यसभा और लोकसभा किसी साधारण विधेयक को 6 माह तक, याद रखिएगा, है ना, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा, ठीक है, कि साधारण विधेयक को 6 माह तक, ठीक है, रोक कर रख सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 108 के अधीन संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। क्वेश्चन एक और बनता है, संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल तहत उल्लेख है, संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो 108 में, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा कि अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संबंधित विधानसभा के प्रभारी बहुमत से, ठीक है, पारित प्रस्ताव पर भी विधान परिषद का गठन या उत्पादन करने का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संबंधित विधानसभा के प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव पर विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। माने कि विधान परिषद गठन कौन सा आर्टिकल तक किया जाता है, तो 169 आर्टिकल के तहत किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया जाता है, ठीक है ना। और संबंधित विधानसभा का अधिकतम 1/3 भाग तथा न्यूनतम 40, याद रखिएगा, न्यूनतम 40 हो सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, बोला जाता है कि अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है, 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है, ठीक है ना। जहां संबंधित विधानसभा का, यानी कि वह सदस्य संख्या कितना होगा, तो संबंधित विधानसभा का 1/3 या 40 हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। विधान परिषद, है ना, वर्तमान में कहाँ कहाँ विधान परिषद है, थोड़ा देख लीजिएगा इसको, है ना। एक ट्रिक याद रखिएगा, टीबी जुकाम, ठीक है,
टीबी जुकाम, ठीक है, ठीक है। टी से हो गया तेलंगाना, बी से हो गया बिहार, बिहार, जम्मू कश्मीर अब नहीं रहा, ठीक है। यू से हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। के से हो गया कर्नाटक, कर्नाटक। ए से हो गया आंध्र प्रदेश, ऐसे क्या हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। और एम से हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, इन राज्यों में क्या है, विधान परिषद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जिस समिति ने, ठीक है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण और पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज सिफारिश, ठीक है, कि सिफारिश किया और उससे संबंधित सभापति कौन थे, ठीक है। याद रखिए कौन सा है, ये बलवंतराव मेहता समिति हो जाएंगे, ठीक है। विकेंद्रीकरण का मतलब फैलाव, ठीक है ना, फैलाव। जैसे कि प्रधानमंत्री है, ठीक है, यह पीएम हो जाएगा, मान लीजिए ये पीएम है, ठीक है ना, पीएम के नीचे हो जाएगा सीएम हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार नीचे आते आते जिला में हो गया डीएम हो गया, ठीक है। तो डीएम ना करके यहाँ पर हम लोग पंचायत आ जाएंगे, ठीक है। तो जनता द्वारा जो चुन के आ जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है यहाँ पर देखिएगा, शक्ति का क्या होता है, विकेंद्रीकरण हो, शक्ति बढ़ रहा है, पीएम सीएम पंचायत, ठीक है ना, पंचायत समिति, ये सब शक्ति का क्या होता है, विकेंद्रीकरण हो रहा है। तो विकेंद्रीकरण संबंध समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसका बलवंतराव मेहता हो जाएगा, ठीक है। इसका डिस्कशन थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज सिफारिश की, उसके सभापति बलवंतराव मेहता थे। कौन थे, बलवंतराव मेहता थे, ठीक है। ये बलवंतराव मेहता समिति बोला जाता है इसको, ठीक है। बलवंतराव मेहता समिति पंचायती राज जो था 1957 में बनाया गया था। कब, 1957 में बनाया गया था। यह समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज सिफारिश की थी, ठीक है ना, है ना। त्रिस्तरीय यानी कि, है ना, जिला स्तर पे, जिला स्तर पे, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और उसके बाद पंचायत पर, ठीक है, गांव स्तर पर, या पंचायत या गांव, पंचायत या गांव, ठीक है। ये त्रिस्तरीय बोला गया था, इसी को त्रिस्तरीय हो गया, ठीक है ना। अशोक मेहता ये ग्राम पंचायत को समाप्त करने की सिफारिश किए थे। जो अशोक मेहता थे ये द्विस्तरीय बात किए थे, ग्राम पंचायत को क्या करें, समाप्त करने की सिफारिश किया था, ठीक है। ग्राम पंचायत ये पंचायती राज का मौलिक इकाई है, ठीक है। याद रखिएगा, जो ग्राम पंचायत पंचायती राज का मौलिक इकाई है। और अनुच्छेद 40 को, ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन नाम से जाना जाता है, ठीक है। पंचायती राज जो है, ठीक है, का संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। याद रखिएगा, है ना, सिफारिश कौन किया गया था, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का, ठीक है। पंचायती राज्य को संवैधानिक, याद रखिए, पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सर्वप्रथम, ठीक है, एल.एम. सिंघवी समिति ने किया गया था। जो पंचायती राज था उसको संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश कौन किया था, तो एल.एम. सिंघवी ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और 24 अप्रैल को, याद रखिएगा, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस क्या होता है, मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, ठीक है। सूचीवन सूची को सम्मिलित किया गया ना इसमें, है, ठीक है। देखिएगा, अनुच्छेद 14 है ना, ये समानता का अधिकार, ठीक है। 36 नीति तत्व, ठीक है। 74 मंत्रिपरिषद और 368 जो है ये संविधान अधि संशोधन प्रक्रिया, ठीक है। तो आंसर क्या इसका क्या हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, ठीक है, 3, 4, 2, 1,
ठीक है, 3421, 3421 इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं, इसका डिस्कशन थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है, इसे बता चुके हैं। 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 है ना, नीति तत्व, 74 मंत्रिपरिषद, ठीक है, 368 ये संशोधन प्रक्रिया होता है। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के रूप में कार्य करता है। जो राष्ट्रपति होता है मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करता है। ठीक है ना। और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। संविधान में, ठीक है, सर्वप्रथम संशोधन क्या हुआ था? 1951 में किया गया। सर्वप्रथम 1951 में संशोधन किया गया था। ठीक है ना। अब प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में, ठीक है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है ना। है ना। और 9वीं जो अनुसूची है, ठीक है, 9वीं अनुसूची है ना, ये भूमि सुधार संबंधित है। 9वीं अनुसूची ये भूमि सुधार से संबंधित है। और भारतीय संसद ने जमींदारी उन्मूलन का, ठीक है, अधिनियम 1950 में लाया था। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय संसद ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 में लाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। भारत में, ठीक है, नियोजित अर्थव्यवस्था का आधारित है। ठीक है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। ठीक है, तो समाजवादी व्यवस्था पर। ठीक है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है तो किस पे? तो समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है ना। डिस्कशन देखते हैं इसका हम लोग हैं। ठीक है, ठीक है। भारत में नियोजन का मॉडल ये रूस से लिया गया था, याद रखिएगा, है ना। भारत में नियोजन का मॉडल किससे लिया गया था? रूस से लिया गया था। ठीक है, किससे लिया गया था? भारत में नियोजन का मॉडल किससे लिया गया था? तो याद रखिएगा, रूस से लिया गया था नियोजन का मॉडल। ठीक है ना। रूस में, ठीक है, नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादी मॉडल पर, ठीक है, 1928 में अपनाया गया था। रूस में कब अपनाया गया था? 1928 में आया गया था समाजवादी पर। भारत का, ठीक है, निर्माण यानी समाज का, ठीक है ना, समाजवादी ढांचा पर करना है। ठीक है ना। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, अपनाई गई है। भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है ना, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिला के। ठीक है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र अस्तित्व है, उन्हें दोनों शामिल है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि पिछड़े देशों के लिए, ठीक है ना, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था पिछड़े देशों के लिए? तो याद रखिएगा, डी मॉडल द्वारा। ठीक है, डी मॉडल द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? तो डी मॉडल द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है ना। डिस्कशन देखते हैं इसका हम लोग हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पिछड़े देशों द्वारा बताया था तुरंत कि पिछड़े देशों द्वारा रोलिंग प्लान का सुझाव, ठीक है, डी मॉडल द्वारा दिया गया था। ठीक है, डी मॉडल द्वारा दिया गया था। रोलिंग प्लान है ना, जनता दल सरकार द्वारा चलाया गया था। रोलिंग प्लान जनता दल सरकार द्वारा चलाया गया था। रोलिंग प्लान 1978 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1978 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना। लेकिन 1980 कि कांग्रेस ने, है ना, कांग्रेस दल ने समाप्त कर दिया गया था। याद रखिएगा, 1978 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन 1980 के कांग्रेस ने इसे समाप्त कर दिया गया था। योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच, जो योजना अवकाश था 1966 से 69 के बीच और 1990 से 1992 के बीच की योजना काल को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, योजना अवकाश किसको बोलते हैं? ठीक है, 1966 से 69 के बीच और 1990 से 92 के बीच
को योजना काल कहा जाता है। ठीक है, आर्थिक कारणों से इन अवधि को एक एक वर्ष की योजना चलाई गई थी। याद रखिएगा, आर्थिक कारणों से इस अवधि को एक एक वर्ष की, है ना, योजना चलाई गई थी। इसी को रोलिंग प्लान बोलते थे। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर, याद रखिएगा, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1990 को किया गया था। याद रखिएगा, है ना, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना, कि भारत में गरीबी रेखा, है ना, भारत में गरीबी रेखा, है ना, नीचे रहने वाले, ठीक है, का प्रतिशत कितना है, किसके आधार पर? तेंदुलकर समिति के सुझाव के आधार पर। ठीक है, भारत में गरीबी रेखा, ठीक है, नीचे रहने वालों का प्रतिशत तेंदुलकर समिति के सुझाव पर कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 21.9% हो गया गरीबी रेखा। ठीक है, तेंदुलकर समिति के आधार पर। इसका डिस्कशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले प्रतिशत, ठीक, याद रखिएगा, प्रतिशत 21.9% है तेंदुलकर समिति के अनुसार पे। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी कितना है? ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी 21.9 है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक गरीबी की संख्या उत्तर प्रदेश में, भारत सर्वाधिक गरीबी क्या उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी पर, ठीक है, 2009 में रिपोर्ट सौंपा था। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी पर 2009 में रिपोर्ट सौंपा था और इन्होंने, ठीक है, 2011-12 के मूल्य पर ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये मासिक से कम आय अर्जन करने वाले को बीपीएल में रखा गया था। ठीक है, बीपीएल का बिलो पॉवर्टी लाइन हो गया। ठीक है, और इन्होंने, यानी कि सुरेश तेंदुलकर ने क्या कहा था? ठीक है, 11-12 में के मूल्य पर ग्रामीण क्षेत्रों में 816, यानी कि वह व्यक्ति, ठीक है, वह परिवार जो 816 रुपया कमाता है, ठीक है, या उससे कम कमाता है, वो किस में आएगा? बीपीएल में कमाता है। और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये। ठीक है, श्री रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, है ना, 2011-12 में, ठीक है ना, 29.5% लोग गरीब हैं। श्री रंगराजन समिति रिपोर्ट के आधार पर, है ना, 2011-12 में है 29.5% लोग क्या थे? गरीब हैं। ठीक है, इसके अलावा 2004-5 में देश में, ठीक है, 37.2% आबादी बीपीएल के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, 2004-5 में, है ना, 2004-5 के अनुसार में देश में 37.2% आबादी बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नीति आयोग ने अपनी पहली, ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं एमपीआई रिपोर्ट 2021 में बिहार की 51.91% आबादी को बीपीएल के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर है ना, ठीक है ना, 2004-5 में, ठीक है, 2004-5 में देश में 37.2% ऑफ बीपीएल के अंतर्गत थे। नीति आयोग ने अपने पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, ठीक है, एमपीआई, ठीक है ना, रिपोर्ट 2021 में बिहार में, ठीक है, 51.91 आबादी को बीपीएल में माना गया। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन सा देश है? ठीक है, कौन कौन सा देश में कौन कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा, झारखंड 42.16% है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश कितना है? 37.79% राज्य स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, निम्न पर विचार करना है, बोल रहा है, ठीक है, कि इनमें से कौन से भारत में व्यापक धन, यानी कि M3 में शामिल है? ठीक है, M3 में शामिल है। ठीक है, तो जनता के पास मुद्रा सही है, बैंकों के पास जमा मांग, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट ये सही है। ठीक है ना, और इसके अलावा, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, बैंकों के पास समय जमा, ठीक है ना, समय जमा ये बोलते हैं टैप डिपॉजिट, ये भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिस्कशन देख लेते हैं हम लोग हैं। ठीक है, पहले देखते हैं M1 M2 M3 क्या होता है। ठीक है, M1 M2 M3 क्या होता है, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है,
ठीक है। M1 M2 M3 क्या हो, थोड़ा इसको देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज लगता होगा क्या है ये सब चीज़ें। देखिए M1 किसको बोलते हैं, जनता के पास मुद्रा यानी करेंसी, नोट या सिक्का, ठीक है। जनता के पास जो पैसा है वो, ठीक है, चाहे नोट हो या करेंसी सिक्का हो, प्लस है ना बैंकों की मांग जमा, ठीक है, प्लस बैंकों की मांग जमा और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा, ये किस में आएगा, तो क्या होगा, M1 में आएगा। M2 में क्या आ जाएगा कि M1 प्लस डाकघरों के पास बचत बैंक में जमा, ठीक है। M2 में क्या आ जाएगा, तो M1 प्लस, ठीक है ना, डाकघरों के पास बचत बैंक जमा, ठीक है। इसके अलावा M3 क्या आप किसको बोलेंगे, तो M1 जो हम बता चुके हैं, ठीक है, जनता के पास मुद्रा, करेंसी, नोट या सिक्का, बैंकों के पास मांग जमा, रिजर्व बैंक के पास, ठीक है ना, बचत बैंक जमा, ठीक है ना, अन्य जमा, ठीक है। उसी पर देखिए M3 का क्या है, M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा, बैंकों के पास सावधि जमा, और M4 किसको बोलेंगे, तो M3 प्लस डाकघरों की समग्र जमाएं और राष्ट्रीय बचत प्रमाण, ठीक है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर, जो प्रमाण पत्र होता है ना, ठीक है, वो सब छोड़कर, ठीक है, M4 हो गया, ये सब है, ठीक है। थोड़ा इसका अलावा देख लेते हैं हम लोग हैं, ठीक है, ठीक है, कि भारत में व्यापक धन, ठीक है, व्यापक धन M3 में शामिल है। M3 यानी कि जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा, ठीक है, क्लियर है ना, और बैंकों के पास समय जमा, डिपॉजिट हो गया, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा M3 में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो M3 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इसे विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। M3 को क्या कहा जाता है, विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। जैसे, ठीक है, M1 से M2 है ना, M3 तथा M4 के और बढ़ते हैं, मुद्रा की तरलता घटती जाती है। याद रखिएगा, जैसे बोल रहा है कि M1 से M2 और M3 तथा M4 की ओर बढ़ते हैं, मुद्रा की तरलता क्या होता है, घटती जाती है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट है ना, कि रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, ठीक है, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, ठीक है, क्या तात्पर्य है, तो रुपये को है ना, रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में, अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करने की देने की अनुमति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्कशन देखते हैं इसका हम लोग हैं, ठीक है। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपये के अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राओं में और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप में परिवर्तित करने की देने की अनुमति को बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखते हैं रुपये की पूर्ण परिवर्तना पर, ठीक है, ये तारपोरा समिति गठित किया गया था, याद रखिएगा, है ना। तारपोरा समिति संबंधित किससे है, ठीक है, तो रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता पर, ठीक है, परिवर्तनीयता पर संबंधित है, तारपोरा समिति है, ठीक है। अवमूल्यन वह अवस्था है, अवमूल्यन क्या है, तो अवमूल्यन वह अवस्था है जब किसी मुद्रा का, ठीक है, विनिमय मूल्य, ठीक है, यानी कि लेने देने के मूल्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है, याद रखिएगा, है ना। अवमूल्यन किसको बोलेंगे, जब मुद्रा के जो वैल्यू हो तो उसको जानबूझकर कम कर दिया जाता है, तो उसको क्या अवमूल्यन बोलेंगे हम लोग हैं, ठीक है ना। और मार्केट आधार पर अगर मुद्रा का वैल्यू कम होता है उसको आप बोलेंगे मुद्रास्फीति बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा, ठीक है ना। विमुद्रीकरण, याद रखिएगा, विमुद्रीकरण काला धन को नष्ट करने के लिए किया गया था। विमुद्रीकरण याद होगा आप लोग को, है ना, याद होगा, है ना, ये काला धन को नष्ट करने के लिए किया गया था। भारत में याद रखिए, भारत में विमुद्रीकरण 3 बार हुआ है। भारत में विमुद्रीकरण कितना बार हुआ है, 3 बार हुआ। कब कब हुआ था, याद रखिएगा, 1946 में, ठीक है, 1946, 1978, ठीक है, और 2016 में, याद रखिएगा, 2016 में, कब कब, ठीक है, 1946 में, 1978 में और 2016 में विमुद्रीकरण किया गया था, ठीक है। इसका थोड़ा देखिएगा, इसमें है भारत सरकार द्वारा 1994 में, ठीक है, भारत सरकार द्वारा 1994 में चालू खाते घाटे को पूरी तरह परिवर्तनीयता की अनुमति दी गई थी, ठीक है ना। और 1971 में, ठीक है, ब्रेटन वुड प्रणाली की विफलता के बाद बहुत से देशों ने गोल्ड, ठीक है, गोल्ड आधारित विनिमय प्रणाली को हटकर, ठीक है ना, अस्थायी या, ठीक है, लचीला विनिमय दर को प्रणाली की तरफ से किया था, याद रखिएगा। 1971 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली, ठीक है, ब्रेटन वुड्स प्रणाली की विफलता के बाद बहुत से देशों ने गोल्ड, ठीक है, गोल्ड आधारित विनिमय
प्रणाली को हटकर, ठीक है, अस्थायी या लचीला विनिमय दर प्रणाली की तरफ रुख किया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में 1949, याद रखिए, भारत में 1949, 1966 एवं 1991 में 2 चरणों पर, ठीक है, अवमूल्यन किया गया था। याद रखिएगा। ठीक है, भारत में कब कब किया गया था? 1949 में, 1966 में और 1991 में 2 चरणों पर अवमूल्यन किया गया था। ठीक है, भारत में अंतिम बार मुद्रा का विमुद्रीकरण, याद रखिएगा, 2016 में, है ना, 8 नवंबर 2016 में किया गया था। ठीक है, भारत में अंतिम बार मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया था? 8 नवंबर 2016 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ब्रेक इवेंट, ठीक है, ब्रेक इवेंट बिंदु, है ना, ब्रेक इवेंट पॉइंट क्या है? ठीक है, ब्रेक इवेंट पॉइंट क्या है? ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, है ना। ब्रेक इवेंट क्या है कि वह स्थिति, ठीक है, वह स्थिति जब फर्म, ठीक है, फर्म को ना लाभ हो ना हानि हो। याद रखिएगा, है ना, ब्रेक इवेंट, है ना, ब्रेक इवेंट यानी ब्रेक इवेंट पॉइंट या ब्रेक इवेंट बिंदु किसको बोलेंगे? कि वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक है, याद रखिएगा, ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक है ना, थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं इसका हम लोग, है। देखते हैं इसमें, है, ठीक है, ब्रेक इवेंट बिंदु की स्थिति में फॉर्म बन रहा है, ठीक है, बन रह सकता है, ठीक है, फॉर्म बना रह सकता है। सम मांग बिंदु, जब मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन हो। ठीक है, इस स्थिति में एक बाजार संतुलन की स्थिति में होती है, जो बाजार का आदर्श अवस्था होता है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। यदि कोई फर्म लगातार हानि उठा रहा है, यदि कोई फर्म लगातार हानि उठा रहा है, तो फर्म को बंद कर, याद रखिए, फर्म को बंद कर दिया जाता है और लाभप्रद हो जाता है। ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति फर्म में आर्थिक उतार चढ़ाव की अवस्था हो तो, ठीक है, लागत एवं उत्पादन की स्थिति की सीमा पर अधिक, ठीक है, सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। ठीक है, डिस्कशन है, देख लीजिएगा इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ना, पूरा निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में, है ना, खिलाड़ियों की संख्या के में सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक कहाँ होता है? रग्बी में होता है। ठीक है, याद रखिए, किसमें होगा? तो रग्बी में सर्वाधिक होता है। ठीक है, याद रखिए, किसमें होता है? सर्वाधिक होता है। खो खो में 9 होता है, इसमें 11, फुटबॉल में भी 11 होता है। ठीक है ना, इसमें 15 होता है। ठीक है, इसका डिस्कशन देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, रग्बी फुटबॉल जो होता है, ठीक है, रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक है ना, रग्बी में सर्वाधिक होती है, याद रखिएगा। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक में 15 खिलाड़ी होते हैं। तो रग्बी जो फुटबॉल रहता है ना, प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। अब बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है ना, कबड्डी खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। और जो वाटर पोलो होता है, प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट है, वो सब देख लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ना, बैंकिंग वातावरण में, ठीक है, बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म यानी कि एनपीए का पूरा नाम क्या है? ठीक है, एनपीए का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। ठीक है ना, एसेट्स। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, सामान्यतः बैंकों द्वारा, ठीक है, वितरण ऐसे सभी ऋण और उस पर देय ब्याज गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। जो धन 90 दिनों के अंदर, ठीक है, नहीं वसूल या प्राप्त किया जाता है, वो आरबीआई नीति 2000, ठीक है, 4 के अनुसार, ठीक है, वो क्या हो गया? एनपीए हम लोग का हो गया। ठीक है, एनपीए बैंकिंग प्रणाली को कमजोर करता है। एनपीए क्या करता है? बैंकिंग प्रणाली को कमजोर करता है। ठीक है, नेशनल एसेट, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड,
ठीक है, याद रखिएगा NARCL को, ठीक है ना, बेड, ठीक है, बेड बैंक का कहा जाता है, याद रखिएगा बेड बैंक कहा जाता है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL को, ठीक है, बेड बैंक कहा जाता है। ठीक है, NARCL एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर, ठीक है, काम करता है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, या बैंकों के खराब ऋणों को क्रय करती है। ठीक है, बैंकों के जो खराब जो होता है ऋण को क्रय करती है, जो NPA को कम करने में मददगार साबित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, किसके बारे में बोल रहे हैं? तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसका आंसर बता दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसका डिस्कशन आप तो देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है